देखो मैं बताऊं, अरविंद कभी किसी के साथ रॉयल नहीं थे। अरविंद को कब किसको कहाँ कैसे यूज करना है पहले दिन से उसने प्लान बना के रखा। अन्ना को जितने दिन उन्होंने यूज करना था अन्ना को यूज किया। आंदोलन, क्योंकि अन्ना का व्यक्तित्व और अन्ना का जो पिछला किया हुआ कार्य था उसकी वजह से एक अलग छवि थी। बेदाग आदमी जिस पर लोग विश्वास कर सकते थे, गांधी जैसे दिखने वाला व्यक्तित्व का इंसान, जिसको उन्होंने फिर आगे किया और उसके पीछे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक प्रयास। देखो अरविंद बिल्कुल स्पष्ट थे इस मामले में कि अरविंद चाहते थे कि इस देश में बहुत लोगों ने शहादत दी है, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और इस आंदोलन में अगर एक दो लोग आज चले भी जाएं, चाहे कोई चला जाए, लेकिन इस आंदोलन बड़ा होना चाहिए और इसका भरपूर फायदा मुझे मिला। अरविंद को ये पता था, उसकी समझ इतनी थी कि मुझे जब जब इस तरह से मैं दिखूंगा, इस तरह का मफलर पहनूंगा, इस तरह के स्वेटर पहनूंगा, ढीली पैंटे पहनूंगा, टूटे हुए सैंडल पहनूंगा, तो लोग मुझे अपनी तरह, थोड़ा गरीब आदमी मुझे अपने साथ कनेक्ट कर पाए। तो उस कनेक्ट कर पाए, उस उद्देश्य से उन्होंने अपना ये पूरा ड्रेस का जो तरीका बनाया और लोगों से साथ कनेक्ट करना, अकेले घूमना और कहीं भी बैठ जाना और ऐसे दिखना कि मेरे से सहज कोई इंसान नहीं है, वो एक किरदार था जिसको उसने निभाया बहुत। मैंने तो बहुत सारी जगह देखा, जैसे पहले 2015 में टिकट बंटवारा होता था, तो उस समय कैंडिडेट को बोला जाता कि आप 400 लोग इकट्ठे करिए और 400 लोगों से 20-20 हजार रुपए की पर्ची कटाइए और जितने पैसे आप इकट्ठा कर सकते हैं दीजिए। उनके दिखाइए कि इन्होंने लोगों ने मेरे 400 लोगों ने मेरे साथ खाना खाने के लिए 20-20 हजार रुपए दिए हैं, मेरे साथ चाय पीने के लिए 20-20 हजार रुपए दिए हैं। ये एक तरह से प्लान वे में और एक नंबर में एक तरह से करप्शन करने का एक तरीका था। देखो अरविंद हमेशा प्लानिंग से चलता रहा, लेकिन अरविंद बदला का जब उसको अहंकार हो। दीपक भाई, अरविंद स्टार्टिंग में लोगों के साथ थोड़ा समन्वय बनाने की कोशिश करते थे, अपने साथियों को साथ लेके चलने की कोशिश करते थे, लेकिन अरविंद जैसे ही पहला चुनाव 2013 जीते, 2015 जीते, 15 जीतने के बाद उसको एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जो भी टिकट चुनाव जीत रहा है वो मेरी वजह से। मैंने दीपक भाई, मैंने बहुत बार उनको देखा है गुस्सा करते हुए, तो उनके अंदर एक स्वभाव है। अपने मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और बाद में भी बहुत सारे प्रोग्रामों में इस बात का जिक्र किया था कि अरविंद के अंदर बहुत गुस्सा है। अरविंद की मानसिकता क्या है, आप अरविंद अपनी बात सबके सामने रखते हैं, अगर आप उनकी बात से सहमत हो जाओ तो ठीक है, अगर आपकी आपकी उनके समझाने के बाद भी आप सहमत नहीं हो रहे हो या तर्क वितर्क कर रहे हो तो उनको बहुत तेजी से गुस्सा आता है। उसका एक उदाहरण मैंने पीछे कई बार इंटरव्यू में दिया भी है। एक बार नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस मंच पर आपका स्वागत है। आज मैं कैसे मेहमान से मिलवाने जा रहा हूं जो सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक थे, दिल्ली के चुने हुए कॉरपोरेटर थे और चुने हुए लोगों में से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल से इनका जो गाड़ी है, पटरी है, वो नहीं बैठ पाई और उसके बाद 2015 के चुनाव से पहले ही 2014 के आसपास वो आम आदमी पार्टी से बाहर हो गए। अरविंद केजरीवाल को मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट देने वाले, स्वराज का कॉन्सेप्ट देने वाला अगर कोई सही इंसान है तो विनोद कुमार बिन्नी है। विनोद कुमार बिन्नी एक बार जो है वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर लक्ष्मी नगर से, ना विनोद भाई, जी भाई, जी भाई। लक्ष्मी नगर से चुनाव जीते थे और आम आदमी पार्टी की जितनी भी बड़ी बड़ी डिसीजन मेकिंग संस्थाएं थी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, आम आदमी पार्टी कैसे बनेगी, उसका चार्टर क्या होगा, उसके क्या क्या पॉइंट्स होंगे, इन सबको डिसाइड करने वाले में विनोद कुमार बिन्नी थे। और विनोद कुमार बिन्नी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन आज मैंने उनको इसलिए याद किया है ताकि उस पुराने वक्त को याद कर सकूं जब 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ था। अन्ना की वो टोपी, रामलीला का वो ग्राउंड 24/7 में कवर किया करता था उसको। उसके बाद आम आदमी पार्टी का बनना, उसके पहले के जंतर मंतर के आंदोलन, अरविंद केजरीवाल की टोपी, अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी और अरविंद केजरीवाल क्या जो दिखते थे, अब तो ऐसा लगता है कि शायद वो नहीं है। क्या क्या फ्लॉस थे, क्या क्या बातें थी अरविंद केजरीवाल के बारे में। तो सबसे पहले विनोद जी, आप जो है, आप जो जी कहते भाई। थे, आज जो है जनता ने ऑलमोस्ट उस पर मुहर लगा दी है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, मैंने एक सीरीज करी थी चुनाव के दौरान, कितना बदल गए केजरीवाल। आपको आपको कभी ऐसा लगता था इतना बदल जाएंगे केजरीवाल? देखो दीपक भाई, पहले दिन से इस बात को कहता रहा, पहले दिन से, कि अरविंद जो दिखता है वो नहीं है और जो है वो दिखता नहीं है। ये तो मैं 2013 से लोगों को बोलना शुरू किया, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम, दिन में 17-18 घंटे उनके साथ रहता था। तो मैं जब बहुत ज्यादा समय उनके साथ रहा और लंबा साथ बिताने के बाद में जो चीजें सामने आई, तो आदमी का व्यक्तित्व पता तो चलता ही है जब आदमी साथ में रहता है।
और लोगों को दिखता कुछ और था, लेकिन वो वास्तविकता उसकी बहुत पहले लोगों को समझ में आनी चाहिए थी। लेकिन चलो, देर आई दुरुस्त आए। लेकिन लोगों को आज पूरी दिल्ली को और सबको समझ में आ गया कि अरविंद जो है वो ऐसा नहीं है जैसा दिखता था, और वो बहुत बदला हुआ था, उसका चरित्र पहले दिन से बदला हुआ था। मैं सबसे पहले बात करूं, मैं बाद में आता हूं, उनकी टोपी, उनकी रेनॉल्ट की पेन, उनका ओवरसाइज शर्ट, उनका जो है मैरून कलर का स्वेटर, उनका मफलर, उनकी खांसी, उनकी वैगनार, इन सब पे बाद में आता हूं। अन्ना आंदोलन को याद करते हुए, क्योंकि आप भी, जहां तक मुझे याद है, आप भी उस आंदोलन में सक्रिय तौर पर अरविंद केजरीवाल के साथ जाते थे। जेपी आंदोलन के बाद एक ऐसा पहला पब्लिक मूवमेंट था जिसमें नए लोगों को भारतीय समाज और राजनीति के अंदर क्रांति होगी ये नजर आता था। तो क्या अन्ना हजारे के साथ भी अरविंद केजरीवाल इतने लॉयल थे? क्योंकि आज वही अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के बारे में ये कहते हैं कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। देखो, मैं बताऊं, अरविंद कभी किसी के साथ रॉयल नहीं थे। अरविंद को कब किसको कहाँ कैसे यूज करना है पहले दिन से उसने प्लान बना के रखा। अन्ना को जितने दिन उन्होंने यूज करना था अन्ना को यूज किया। आंदोलन, क्योंकि अन्ना का व्यक्तित्व और अन्ना का जो पिछला किया हुआ कार्य था, उसकी वजह से एक अलग छवि थी। बेदाग आदमी जिस पर लोग विश्वास कर सकते थे, गांधी जैसे दिखने वाला व्यक्तित्व का इंसान, जिसको उन्होंने फिर आगे किया और उसके पीछे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक प्रयास। वो पहले दिन से अन्ना का यूज भी हुआ, बाकी लोगों का यूज तो बहुत आपने देखा ही है, सब लोगों का यूज कैसे कैसे अरविंद ने किया है। वो बहुत चतुर चालाक इंसान था, जिसने अन्ना का भरपूर प्रयोग जितना कर सकता था उतना किया उन्होंने। फ्लैश पॉइंट क्या था अन्ना हजारे के साथ उनका? जो 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 अलगाव हुआ, क्या पॉलिटिकल पार्टी बनाना फ्लैश पॉइंट था, या उससे पहले ये अन्ना और उनका अलगाव शुरू हो चुका था? देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि अन्ना कभी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं थे। अन्ना उस समय के जो भ्रष्टाचार के मामले थे, चाहे कॉमनवेल्थ का विषय हो या तमाम और विषय हो, उन विषय को लेके अन्ना अनशन पे बैठे। अन्ना चाहते थे कि इस देश में एक ऐसा कानून बने जिसके तहत इस तरह के भ्रष्टाचारों पे अंकुश लग सके, जिसको जन लोकपाल का नाम दिया गया। लेकिन जन लोकपाल तो बहुत दूर की बात, कुछ भी नहीं हुआ। और अन्ना सिर्फ उसी उद्देश्य थे। लेकिन अरविंद का उद्देश्य पहले दिन से कुछ और था। वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते थे, और पॉलिटिकल पार्टी बना के वो 2014 में ही देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। वो बिल्कुल स्पष्ट है। उनकी मानसिकता बहुत डिफरेंट है। आपने दीपक भाई बहुत नजदीक से सब चीजें चेक की हैं, और आपने कवर भी किया है। आपको पता होगा कि कांग्रेस ने सारी शर्तें उनकी मान ली थी, तो आपको पता होगा अरविंद ने 6 शर्तें और जोड़ दी। उसके पीछे का उद्देश्य था कि आंदोलन थोड़ा और बड़ा हो जाए, पार्टियां ना माने, और बड़ा एक खेल होके और एक चुनाव हो जाए पूरे देश में, और मैं एक ही झटके में इस देश का प्रधानमंत्री हो जाऊं। उसकी मतलब वो महत्वाकांक्षी थी जो पूरी नहीं हो पाई। इस तरह के आरोप उन पे कई लोगों ने लगाए, जो इनफैक्ट मध्यस्थता कर रहे थे। उन लोगों ने भी आरोप लगाए कि वो ये चाहते थे कि ये फ्लैश पॉइंट बना रहे, ये आंदोलन इसी तरह से जी। चलता रहे। और कई लोगों ने तो उन पे ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने उस वक्त अन्ना की सेहत से खिलवाड़ करने पर भी कोई गुरेज नहीं था। देखो, अरविंद बिल्कुल स्पष्ट थे इस मामले में, कि अरविंद चाहते थे कि इस देश में बहुत लोगों ने शहादत दी है, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और इस आंदोलन में अगर एक दो लोग आज चले भी जाएं, चाहे कोई चला जाए, लेकिन इस आंदोलन बड़ा होना चाहिए और इसका भरपूर फायदा मुझे मिलना चाहिए। वो तो यहाँ तक बोलते थे कि बहुत लोगों ने शहादत दी है, एक आध शहादत और हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आप समझ सकते हैं किस व्यक्ति के लिए बोल रहे होंगे वो, और किस लिए व्यक्ति पे उनका निशाना होगा। अन्ना अगर हजारे। ऐसा हुआ होता तो देश की स्थिति क्या होती, क्योंकि वो आंदोलन इतना बड़ा था। इस देश में आंदोलन इतना बड़ा था कि शायद जेपी के बाद इससे बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। और वो बाद में जब पॉलिटिकल पार्टी बनी और जब उसकी हुई, तो इससे बड़ी हत्या भी कुछ नहीं हो सकती, इतनी बड़ी आंदोलन की हत्या अरविंद ने की है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी इमेज का एक शीशा बनाया था, और लोगों के दिल में वो इस बात से छा गए थे कि वाकई भारत की राजनीति को परिवर्तित करेंगे? तो ये उनके इमेज का तिलिस्म भी टूटा और लोगों का दिल भी टूटा, जो चाहते थे कि वाकई भारत की राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव आए। देखो, दीपक भाई, हम लोग सब लोग सिनेमा जगत जगत को देखते हैं, फिल्में देखते हैं। तो उसमें हर एक किरदार को एक रूप में ढाला जाता है, कि वो कैसा, जैसे हम किसी गरीब आदमी का कोई किरदार कर रहा होता है तो उसका ड्रेस सेंस ऐसा होता है, और तमाम चीजें ऐसी आदमी पहनता है। सेम अरविंद ने किया, कि अरविंद को ये पता था, उसकी समझ इतनी थी कि मुझे जब जब इस तरह से मैं दिखूंगा, इस तरह का मफलर पहनूंगा, इस तरह के स्वेटर पहनूंगा, ढीली ढाली पैंटे पहनूंगा, टूटे हुए सैंडल पहनूंगा, तो लोग मुझे अपनी तरह, थोड़ा गरीब आदमी मुझे अपने साथ कनेक्ट कर पाएगा। तो उस कनेक्ट कर पाए, उस उद्देश्य से उन्होंने अपना ये पूरा ड्रेस का जो तरीका बनाया, और लोगों से साथ कनेक्ट करना, अकेले घूमना और कहीं भी बैठ जाना, और ऐसे दिखना कि मेरे से सहज कोई इंसान नहीं है। वो एक किरदार था जिसको उसने निभाया बहुत अच्छी तरीके से।
मतलब वो ओरिजिनल अरविंद केजरीवाल नहीं, वो अरविंद केजरीवाल का किरदार था जो उन्होंने एक नेता के तौर पर निभाया। हाँ, मतलब उन्होंने वो पूरा ड्रेस किया, मेकअप किया, क्या पहनना है, क्या कॉस्ट्यूम पहनना है, वो एक प्लानिंग के तहत सब कुछ पहना गया। और अरविंद को बाद में आपने देखा कभी? नहीं देखते हो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अरविंद नहीं, केजरीवाल से बड़ा नेता नहीं, अभिनेता कोई नहीं था। मतलब उन्होंने इस तरह की एक्टिंग करी कि उसने अमिताभ बच्चन को भी मात दे दिया, अक्षय कुमार को भी दे दिया, और अपने जमाने के दिलीप कुमार साहब को भी। देखो बिल्कुल अभिनय उसने किया है, बहुत अच्छा अभिनय किया है, और बिल्कुल मेकअप करके, ड्रेस पहन के, कॉस्ट्यूम्स पहन के उन्होंने बड़ा किरदार निभाया, और लोगों को जितना मूर्ख बना सकते थे उतना मूर्ख बनाया उन्होंने लोगों मुझे ये भी बताइए कि ये टोपी कहाँ से आई थी? अन्ना टोपी, अन्ना टोपी पहनते थे इसलिए टोपी आई थी। मुझे चाहिए पूर्ण स्वराज, मुझे चाहिए जन लोकपाल, मैं हूं आम आदमी, तो अन्ना से प्रेरित थी ये टोपी। ने। हाँ, 100%। क्योंकि अन्ना व्हाइट टोपी पहनते थे, तो उसी टोपी से प्रेरित होकर टोपी लोगों ने पहनी। और बाद में उस पे मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, वो करके सब लिखा गया। और बाद में फिर आम आदमी पार्टी जब बनी तो उस पे आप और आम आदमी पार्टी लिख के उसको भरपूर प्रयोग किया गया। वो भी एक तरह से कॉस्ट्यूम था जिसको लोगों ने यूज किया। ठीक है। नीली वैगनार, क्या याद है आपकी नीली वैगनार की? और मुझे बताइए, आपकी जानकारी क्या कहती है, वैगनार है कहाँ? क्योंकि आजकल कहीं दिखाई वो दे नहीं रही। दरअसल मुझे लगता है जिस शख्स की वो वैगनार थी बाद में उसको दे दी गई है, वो ले गया। मुझे ऐसा लगता है जिसने पहले दिया था कि भाई ये मेरी वैगनार है। और वो वैगनार भी प्लानिंग के तहत कलर उसका देखा गया कि कैसा कलर, क्योंकि वो नीला, कलर की गाड़ियां रोड पे जल्दी से नहीं दिखती हैं आपको। नीला, और अलग दिखने के लिए, अंबेडकर अलग वादियों एक वाला। पहचान बनाने के लिए, हाँ, वो वाला कलर यूज किया गया, नीला था। और वो वैगनार खूब, सब पूरा देश जानता है, को नीली वैगनार अरविंद जिसमें बैठ के चलते थे। और सब लोग, हम तो बहुत नजदीक से हमने अरविंद को देखा है, और वो कैसे कैसे कहते थे, वो तो सब, मेरे ख्याल से वैगनार जिसकी थी वो ले गया बाद में उसको। मुझे मुझे ये लगता है कि बाकी सब चीजें तो मैं अरविंद के बारे में मान सकता हूँ कि वो बदल गए, उन्होंने एक रोल किया था। हर नेता को थोड़ा ना थोड़ा अभिनेता तो बनना पड़ता है। यहाँ पे मैं डिस्काउंट दूंगा अरविंद केजरीवाल को कि उन्होंने अपनी राजनीति या उन्होंने अपनी जो भी चमकाने के लिए जो कुछ किया। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार, उनपे इस चुनाव में, और आज से नहीं, लगभग 3.5-4 साल से ये आरोप लग रहा है कि वो कट्टर ईमानदार नहीं। मेरे शब्द नहीं है, जो आरोप लगाते हैं उनके शब्द है, कट्टर बेईमान है। मैं एक एक करके बाकी सब एपिसोड्स पे आऊंगा। ये अरविंद को लगा नहीं कि ये इस तरह से उनकी इमेज का इतना परिवर्तित हो रहा है। भाई कपड़े लोगों ने मान लिए, गाड़ी लोगों ने मान ली, बंगले पे क्या हुआ वो भी लोगों ने मान लिया। क्या आपको नहीं लगा, उनको लगा कि अगर वो अपनी ईमानदारी की राह ही छोड़ देंगे तो उनके लिए राजनीतिक आत्महत्या जैसा साबित होगा है? देखो, आप एक, अरे दीपक भाई, मैं बताऊं, हिंदी साहित्य के हिसाब से हम देखें तो कट्टर शब्द कहाँ यूज होता है? क्या निगेटिव कट्टर वे में, शब्द पॉजिटिव शब्द निगेटिव वे में। है? नेगेटिव वे में होता लेकिन है। उन्होंने गढ़ा था, ये अरविंद ने, शब्द लोगों को पसंद आया। लेकिन आपने, आप कट्टर कहना ही एक, मतलब कट्टर बेईमान कहा जाता है, कट्टर ईमानदार कुछ नहीं कहा जाता। बहुत ईमानदार है, ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। वो एक नेगेटिव शब्द था, वो अपने आप में अंदर से निकलने वाला, अरविंद ने पता नहीं क्यों इसको कैसे किया, लेकिन वो अपने आप में बहुत नेगेटिव शब्द था, और उसको ईमानदारी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। कोई भी अगर कोई लिखेगा तो कट्टर ईमानदार कभी नहीं लिखेगा। तो ये तो पक्का है। और ये आपने देखा है कि अरविंद में महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करप्शन किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब पब्लिक डोमेन में चीजें चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट काम कर रहा है। और मैंने तो बहुत सारी जगह देखा है, जैसे पहले 2015 में टिकट बंटवारा होता था, तो उस समय कैंडिडेट को बोला जाता कि आप 400 लोग इकट्ठे करिए, और 400 लोगों से 20-20 हजार रुपए की पर्ची कटाइए, और जितने पैसे आप इकट्ठा कर सकते हैं दीजिए। उनको दिखाइए कि इन्होंने, लोगों ने, मेरे 400 लोगों ने मेरे साथ खाना खाने के लिए 20-20 हजार रुपए दिए हैं, मेरे साथ चाय पीने के लिए 20-20 हजार रुपए दिए हैं। ये एक तरह से प्लान वे में और एक नंबर में एक तरह से करप्शन करने का एक तरीका था, ये जो अरविंद ने अपनाया। उसके अलावा तो तमाम बहुत सारी चीजें उन्होंने बाद में अपनाई हैं और करते भी रहे हैं, पब्लिक डोमेन में तमाम चीजें हैं। और अन्ना आंदोलन में भी बहुत सारी चीजों पर आरोप लगे बाद में, जो चंदा को लेके कुछ चीजें हुई थी अन्ना आंदोलन में, उसमें भी बहुत बड़े घपले हुए। वो भी बड़ा जांच का विषय है, कभी देखो ईमानदारी से होगा तो उसमें बहुत कुछ निकलेगा। तो अब तो आप जिस पार्टी के मेंबर है उसकी सरकार आ गई है, तो अन्ना आंदोलन का घोटाला तो खुल ही हाँ, सकता है। खुलेगा खुलेगा, सब खुलेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब आप खुलेगा। लिखेंगे अपनी पार्टी को कि अन्ना इसमें, आंदोलन का घोटाला खोले जाए? नहीं, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, पर दोबारा लिखूंगा मैं लगातार, क्योंकि एक साल से आपको पता है दीपक भाई, मैं नई दिल्ली विधानसभा में काम कर रहा था। मैं लोकसभा के नेक्स्ट डे नई दिल्ली में मैंने ऑफिस खोला, और मैंने, कोई ऐसा क्लस्टर नहीं है जिस क्लस्टर में मैं नहीं गया हूंगा, या कोई आरडब्ल्यू ऐसी नहीं जिसके साथ मैं नहीं बैठा हूंगा। विश्वास कीजिएगा, मेरी एक छुट्टी नहीं है।
एक घंटे का रेस्ट नहीं है। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैंने लगातार काम उस सीट पे किया और लोगों को जगाया। मुझे पता है कि 15 दिन में अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना असंभव है। जब तक आप छोटे छोटे ग्रुप में जाके आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करेंगे क्या आपको प्रोमिस किए पूरे हुए या नहीं हुए, अरविंद ने क्या किया नहीं किया, तमाम एक एक मुद्दे को हमने लोगों के साथ डिटेल में चर्चा की। चाहे मोहल्ला सभा की बात हो, चाहे आपको जहां झुग्गी वहीं मकान देने की बात है, क्या अरविंद आपको मकान दे सकते हैं, उसके बाद जमीन का राइट है, तमाम ऐसे मुद्दे जो हम कर सकते थे, मैंने सब पे उनसे लोगों से बहुत डिटेल में बात की है और उसी का रिजल्ट भी है। उसी का रिजल्ट भी है। ठीक है। और आपने देखा अरविंद केजरीवाल हारे, जिस आदमी के बारे में मान जाता था कि शायद ये चुनाव कभी नहीं हारेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की ये सामूहिक ताकत का भी एक कारण था। आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल कब बदलना शुरू हो गया? जब पहली बार वो चुनकर आए कांग्रेस के साथ, उन्होंने अपने बच्चों की कसम तोड़ के सरकार बना ली, पहली बार उनको सत्ता का स्वाद लगा, उसके बाद वो बदलना शुरू हो गए? देखो, अरविंद हमेशा प्लानिंग से चलता रहा, लेकिन अरविंद बदला का जब उसको अहंकार हो गया। दीपक भाई, अरविंद स्टार्टिंग में लोगों के साथ थोड़ा समन्वय बनाने की कोशिश करते थे, अपने साथियों को साथ लेके चलने की कोशिश करते थे। लेकिन अरविंद जैसे ही पहला चुनाव 2013 जीते, 2015 जीते, 15 जीतने के बाद उसको एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जो भी टिकट चुनाव जीत रहा है वो मेरी वजह से जीत रहा है। ना किसी विधायक की कोई औकात है, ना कोई अपने व्यक्तिगत काम की वजह से जीत रहा है। जिसको मैं टिकट दे दूंगा वही जीतेगा। जिस दिन उसको ये अहंकार हुआ, उसके बाद वो पूरी तरह बदले, पूरी तरह उस दिन बदले वो। ठीक है। अगली बार आता हूं भाई। क्या और क्या महत्वाकांक्षा? दो दो बार भाई आपको जो है, दो दो बार आपने मतलब दो बार आपने, तीन बार दिल्ली में सरकार बनाई, आप पंजाब में सरकार बनाए, आपकी पार्टी इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। और ऐसी क्या महत्वाकांक्षा थी? वो महत्वाकांक्षा कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता हूं तो मैं ही चुनौती दे सकता हूं। देखो, ये तो आपने 2014 में देखा ही है कि 2014 में, और मैं स्पष्ट कर दूं, अरविंद का कभी भी कोई उद्देश्य दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनना था नहीं, है नहीं और भविष्य में होगा नहीं। उसका एक ही उद्देश्य था कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। इसी उद्देश्य के तहत उन्होंने आपने बनारस में जब मोदी जी के सामने वो चुनाव लड़े, इसका मकसद ही यही था। उन्होंने लगा कि आंदोलन बड़ा हो गया है इस देश में, और आंदोलन का जो रिजल्ट दिल्ली में हमने पाया दूसरे चुनाव में, और उसके बाद ये हो सकता है कि पूरे देश में इसको एक अंडर करंट हो और इसका फायदा तुझे मिल जाए। इसीलिए उन्होंने सीधा नरेंद्र मोदी जी को जाके चैलेंज किया और वहां चुनाव लड़ा और बुरी तरह हारे। लोग हर तरह के नहीं है, हर तरह की चीजें अलग है। और बड़ी बात हुई उनका प्रयास, लेकिन यही है, 2 बार बन जाए, 3 बार बन जाए, 5 बार बन जाए, लेकिन उनका कभी उद्देश्य दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बनने का न था, है ना कभी होगा। तो अब ये जो करप्शन उन्होंने किया, क्यों किया? सबको पता है पार्टी चलाने के लिए पैसा लगता है, सबको पता है कि पार्टी चलाने के लिए आपको चंदा भी लेना पड़ता है, बाकी चीजें भी करनी पड़ती है, लेकिन करप्शन के आरोपों में मतलब गर्त तक डूब जाना, ये मुझे समझ नहीं आया। मतलब ये चीज मुझे अरविंद केजरीवाल की समझ नहीं आई। देखो, स्वाभाविक है कि उन्होंने चंदा के लिए प्रयास किया होगा। हो सकता है उनके विचारों से लोग विचार सहमत ना हो, क्योंकि उस पार्टी के पास अगर उसके बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो कोई विजन नहीं है। आपने एक जन लोकपाल था, वो आपने किनारे कर दिया है। और आपके पास ईमानदारी एक चीज थी जो आपने उसको किनारे कर दी है। तो आपके पास बच्चा क्या है? तो चंदा क्यों देंगे लोग आपको? भाई, आप जन लोकपाल बना देते, पार्टी में इंटरनल जन लोकपाल बना के लोगों को उदाहरण पेश करते, या आपने दिल्ली सरकार में आप इसको इम्प्लीमेंट करते, एक उदाहरण पेश करते। लेकिन आपने नहीं किया, तो जब आपने नहीं किया तो लोग तो आपको चंदा क्यों देंगे? ये तो दीपक भाई स्वाभाविक बात है, सवाल भी है। लोग नहीं, तो क्यों चंदा इसका देंगे? मतलब ये जो थोड़ी है कि चंदा आप लोगों ने करप्शन देना, में घर तक डूब जाए, आपके ऊपर करप्शन के ऐसे तो ऐसे ये अभिनव जब आरोप जिसकी लगे, मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो इंसान जो अपने आप को कट्टर दीपक ईमानदार भाई, कहता था। जब आपकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हों और आपके अंदर कोई विचार ना बचे उसके बाद, और उसके बाद आपके पास क्या रास्ता है? आपने सोचा कि भाई चलो कुछ भी। अरविंद तो हमसे भी खुद बोलते थे कई बार पहले स्टार्टिंग में कि हमें कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। कीचड़ में साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा, मतलब समझते हैं आप? अच्छे से समझते हैं कि हमें गंदा काम साफ करने के लिए गंदी में घुसना पड़ेगा, करप्शन करना ही पड़ेगा। ये क्या मतलब हुआ? ये तो आपकी व्यक्तित्व को बताता है ना कि आपके अंदर की जो हिडन चीजें हैं वो कुछ और चल रही हैं। इसलिए आपने करप्शन किया और शराब जैसे घोटाले और तमाम घोटाले। अभी देखो, खुलने दो, बहुत सारी चीजें निकलेंगी। मुझे लगता है अभी जांच शुरू होगी है, पता नहीं क्या कौन कौन से स्कैंडल निकलने वाले हैं। देखो, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है स्कूलों में, बिल्डिंगों में इतने बड़े घोटाले हुए, एक एक रूम बनाने की कॉस्ट 50-50 लाख रुपए आ रखी है, 60-60 लाख रुपए आ रखी है। एक कमरा बनाने में कहीं 60 लाख रुपए कॉस्ट आती है क्या? कैसा भी कमरा बनाए नहीं आ सकती है। बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको लेके मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भविष्य में उसके सामने आएंगी, और जो वास्तविकता, क्योंकि कर्मा तो डब मल्टीप्लाई होके आता है। जैसा आप करेंगे वो आप मल्टीप्लाई होके आपके पास आने वाला है। आप करप्शन करेंगे वो कभी ना कभी सामने आएगा ही आएगा।
आप अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, वो हमेशा मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा। तो आप उसके लिए तैयार रहिए, और उसे तैयार रहना चाहिए। लेकिन लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एक बार मेरी व्यक्तिगत तौर पर अरविंद से क्या बातचीत हुई, उसके बारे में भी बताऊंगा, और अरविंद केजरीवाल क्या सोचते थे, वो कहाँ जाएंगे, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे एक और चीज ये समझना चाहता था। ठीक है, मैंने करप्शन मान लिया कि पार्टी को चलाने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ करना पड़ता है, आपकी बड़ी इम्पेशंस हो तो और ज्यादा करना पड़ता दीपक है। भाई, मैं आपको रोकूंगा। वो पार्टी को चलाने के लिए करप्शन नहीं कर रहे थे, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करप्शन कर रहे थे। और ये व्यक्तिगत अगर महत्वाकांक्षा पार्टी क्या को थी? चलाने के लिए वो करप्शन करते, तो हो सकता है उनके साथी उनके साथ होते। वो व्यक्तिगत एक अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने करप्शन किया, जिसकी वजह से वो लगातार करप्शन में डूबते गए। उनको एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं इनकम टैक्स से रिटायर्ड आदमी हूं, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे बहुत सारी जानकारी है जिसकी वजह से मैं बच के निकल जाऊंगा। लेकिन शायद मुझे चोरी करने वाला कभी नहीं बच सकता है, अच्छा, कभी नहीं बच सकता। ये क्या हुआ विनोद भाई कि आप निकल गए, थोड़े दिन बाद प्रशांत भूषण निकल गए, थोड़े दिन बाद योगेंद्र यादव निकल गए, फिर कैप्टन गोपीनाथ निकल गए, फिर उसके बाद जो जो लोकपाल बने थे, जो एडमिरल रामदास, क्या नाम था उनका, मैं शायद वो नाम भूल रहा हूँ, हाँ, एडमिरल थे वो नेवी के, वो हट गए, फिर आशुतोष हट गए। तो ये लोग लगातार अरविंद केजरीवाल को छोड़ के क्यों जाते रहे? मयंक गांधी हट गए, ऐसे कई सारे नाम। अन्ना हजारे तो पहले ही बाहर हो गए थे। देखो, आपको दीपक भाई समझना पड़ेगा। देखो, मैंने एक दो आपको पहले ही बोला। एक तो अरविंद को अति अहंकार हो गया। एक अहंकार की जो सबसे बड़ी सीमा होती है ना, जो अहंकार बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है, उतना अहंकार उसको हो गया। क्योंकि उसको ये लगने लगा कि इस पार्टी में जो कुछ है वो अरविंद केजरीवाल है। जो लोग जीतते हैं वो अरविंद केजरीवाल की वजह से जीतते हैं। तो उनको लगा इनको क्यों ढोना लोगों को। तो जब ऐसी मानसिकता एक आदमी के अंदर चली जाए, तो वो दूसरे के साथ व्यवहार थोड़ा गंदा करेगा। कुछ लोगों को उन्होंने खुद निकाला, जैसे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को तो आपको पता है, आपके सब जगह आपने देखा भी होगा। एक फार्म हाउस में एक पीएससी की मीटिंग थी, उसमें मार के बाहर निकाला गया, पीट के बाहर निकाला। उनके बाउंसरों ने उनको धक्के मार मार के पार्टी से बाहर निकाला। कुमार के साथ क्या व्यवहार हुआ, या बाकी लोगों के साथ क्या व्यवहार हुआ, ये तो सबने देखा है ना। लेकिन उतनी ही बड़ी गलती उन लोगों की भी है, जब पहली आवाज मैंने उस समय उठाई थी, उस पार्टी में एक भी बोलने वाला नहीं था। उनको लगता था कि शायद इसी के साथ हो रहा, हमारे साथ नहीं होगा। लेकिन जब एक एक करके सबके साथ होना शुरू हुआ, आज सबको एहसास है कि हमको अगर पहले दिन हमने पहली आवाज के साथ खड़े होते, तो शायद ना इस पार्टी की हत्या होती, ना उस आंदोलन की हत्या होती। हो सकता है ये बड़ा है कोई मिशन इस देश में चल रहा होता। लेकिन ये सब स्वार्थी और मतलबी लोग बाद में जुड़ते गए। तमाम जब बहुत सारे लोग जुड़े, लेकिन स्टार्टिंग के लोगों का अपना एक बड़ा कार्यशैली थी। जैसे प्रशांत भूषण है, उनका लॉयर रहे रहे हैं और उनका अपना व्यक्तिगत पहचान है। कुमार विश्वास कविता करते रहे, उनकी अपना पहचान है। तमाम जितने लोग पहली बार में थे, उनकी अपनी व्यक्तिगत पहचाने थी। लेकिन आज पार्टी में जो भी इंसान है, उनका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है। सिर्फ अरविंद की दया पे वो पार्टी में है, तो अरविंद तो स्वाभाविक है कि तानाशाह तो होगा ही। ठीक है, एक और पॉइंट पे आता हूं मैं, जो अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा उनकी प्रधानमंत्री की थी, और इसीलिए जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि उनको लगता था कि उस महत्वाकांक्षा को पूरे करने के लिए शायद पैसे की जरूरत है। मैंने गलत तो नहीं कहा? यही मैंने निष्कर्ष निष्कर्ष मेरा ठीक है? 100% ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक हाँ ठीक है, मैं अब आगे चलता हूँ। अब आपको क्या दिखाई देता है? अब अरविंद केजरीवाल कहाँ, क्या आपको लगता है कि अब वो सिर्फ कोर्ट कचहरियों के धक्के खाएंगे? लेकिन उनकी पार्टी तो अभी भी बनी हुई है 43% वोट शेयर के साथ, 22 एमएलए उनके पास हैं। और चुनाव में एक वक्त तक तो लोग ये कह रहे थे कि ट्रेकर में अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं। और पॉलिटिक्स में किसी की जो है वो ऑबिचुअरी नहीं लिखी जाती, श्रद्धांजलि नहीं लिखी जाती। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब अरविंद केजरीवाल को विनोद कुमार बिन्नी, उनके पुराने साथी, कहाँ देखते हैं? देखो दीपक भाई, मैं तो एक बात जानता हूँ कि जिसके पास विजन है, जिसके पास सोच है, और अगर आप अपनी विजन और सोच पे कायम रहते हैं, तो आप सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन आपका विजन खत्म हो जाए, आपकी सोच खत्म हो जाए, और सिर्फ महत्वाकांक्षाएं बच जाएं, तो कैसे सरवाइव कर पाओगे आप? है ना? कितने दिन झूठ बोलोगे इन लोगों से? ये तो स्वाभाविक है ना। अब आप ये देखो, कांग्रेस को जब 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, तो कितना वोट बैंक था? एक ही झटके में कहां से कहां चला गया। और जब अरविंद के साथ जो वोट बैंक गिरना दिल्ली में शुरू होता है है, तो या गिरता और, ही जाता है। हाँ मैं बता रहा हूँ दीपक भाई, बता रहा हूँ, जब अरविंद के साथ एक बहुत बड़ा ऐसा वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी के हमेशा खिलाफ वोट करता है, वो अरविंद के साथ है। जिस दिन उसको ये लगेगा, इसके बाद अगर मान लो पंजाब की सरकार चली जाए, या कांग्रेस की सरकार बन जाए, या किसी और की सरकार बन जाए, तो दिल्ली में क्या होगा? जो वो पर्टिकुलर वोट बैंक है ना, वो एक सेकंड में गायब हो जाएगा। उनको ये लगेगा इनसे बेहतर है कि ये बीजेपी को साथ, उनका उद्देश्य किसी उनके उनका भी विजन नहीं है। उनका सिर्फ एक ही सोच है कि जो बीजेपी के खिलाफ
वोट बैंक है वो बीजेपी के खिलाफ ही जाता है। जो उनको मजबूत दिखता है वो उसको वोट करते हैं। ऐसा ही अरविंद के साथ हुआ कि कांग्रेस की वजह तरफ से उनका वोट बैंक उधर चला गया। और जैसे ही अरविंद कमजोर दिखेगा, आप विश्वास कीजिएगा कि हम तो पॉलिटिक्स में बहुत टाइम देते हैं। 2013 का चुनाव जब मैं आम आदमी पार्टी से लड़ा, तो मुझे उस पर्टिकुलर समुदाय का पर्टिकुलर वोट बैंक मुझे नहीं मिला। जीरो, 1%, 2% मिला। वो वालिया जी को गया। लेकिन मेरे बाद जब नितिन त्यागी 2015 में चुनाव लड़े, तो 100% वोट वहां से खिसक के आम आदमी पार्टी की तरफ आ गया, पूरी दिल्ली में आ गया। ऐसा नहीं एक ही झटके में जाएगा। तो हो सकता है 34% से घट के 12%, 10%, 17%, 14% पे रह जाए। और रिजल्ट इसका 14% के बाद दीपक भाई आप समझते हैं क्या रहेगा? जीरो हो जाएगा। बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सौ बिल्कुल परसेंट जीरो। जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब मैं मैं ये मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी का भविष्य मुझे दिखता नहीं है। मुझे तो बहुत पहले भी नहीं दिखता। 10 साल चल गया, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है 10 साल चलना भी ऐसी पार्टी के लिए आने जिसके वाले पास कोई समय में सोच ना हो, आम कोई आदमी विजन ना हो। पार्टी जैसी कोई पार्टी बचेगी, या अरविंद केजरीवाल इससे बाहर होंगे, कुछ नई फोर्सेस आएंगी और इस पार्टी को चला लेंगी? ऐसी कोई संभावना देखते हैं आप दूर दूर तक? मुझे उसकी संभावनाएं मुझे इसलिए लगती नहीं है कि अरविंद कभी भी किसी को भी उस पद पे या उस पार्टी का कन्वीनर नहीं बनने देगा। और जो कुमार विश्वास और प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का जो झगड़ा फार्म हाउस में हुआ था, इसी बात को तो लेकर हुआ। उन्होंने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर बन गए, आप पार्टी कन्वीनर का पोस्ट किसी और को दे दीजिए। इसी बात पे झगड़ा शुरू हुआ। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं दे सकता मैं। तो नहीं दिया, तो यही असर है। जो आदमी ने तब नहीं दिया तो अब कैसे दे सकता है? जिस दिन वो कन्वीनर का पद छोड़ देगा, खत्म हो जाएगा खेल उसका। ठीक है। तो आपने वो कभी नहीं छोड़ने वाला है। मुझे फार्म हाउस वाली याद दिलाई बात, वो पीएससी की मीटिंग मुझे अभी भी याद है, किस तरह से वो पीएससी की मीटिंग हुई थी और बाद में क्या क्या उसके अंदर से खबरें निकली थी। लेकिन हाँ, कुछ लोग बड़े कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। क्या आपने उस रौद्र रूप में, गुस्से वाले रूप में अरविंद केजरीवाल को कभी देखा है, और देखा है तो कब? मैंने दीपक भाई मैंने बहुत बार उनको देखा है गुस्सा करते हुए। तो उनके अंदर एक स्वभाव है। अपने मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और बाद में भी बहुत सारे प्रोग्रामों में इस बात का जिक्र किया था कि अरविंद के अंदर बहुत गुस्सा है। अरविंद की मानसिकता क्या है? आप अरविंद अपनी बात सबके सामने रखते हैं। अगर आप उनकी बात से सहमत हो जाओ तो ठीक है। अगर आपकी आपकी उनके समझाने के बाद भी आप सहमत नहीं हो रहे हो या तर्क वितर्क कर रहे हो, तो उनको बहुत तेजी से गुस्सा आता है। उसका एक उदाहरण मैंने पीछे कई बार इंटरव्यू में दिया भी है। एक बार 41 हनुमान रोड पे ना, हनुमान मंदिर के पीछे एक ऑफिस हुआ करता था कनॉट प्लेस में। वहाँ एक बहुत सीनियर और मतलब सीनियर सिटीजन बोलूंगा, बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। मैं नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि किसी को इस तरह अपमानित करना और पब्लिक डोमेन में उनका नाम लाना अच्छी बात नहीं होती है। इसी तरह का तर्क वितर्क हुआ और अरविंद ने उसको इतनी बुरी तरह लताड़ मारी, इतनी बुरी तरह कि उसको शर्मिंदा होके आंखें भर गई उनकी आंसुओं से। और वो पार्टी छोड़ मतलब मीटिंग छोड़ के चले गए। तो उनके अंदर कोई दया भाव, बहुत गुस्सा। जो अहंकारी आदमी होता है उसमें स्वाभाविक गुस्सा तो होगा ही। अहंकार और गुस्सा सेम चीजें हैं। 2000 तो गुस्सा तो है ही। 2024 के बाद एक चर्चा शुरू हुई कि स्वाति मालीवाल की पिटाई अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर हुई है। तो क्या ऐसा कुछ हम्म। हो सकता है, वो भी अरविंद केजरीवाल के कहने पर? विभव तो आपके बहुत पुराने साथी रहे, आप वेगन में विभव के साथ बहुत घूमे हैं, मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह याद है। रामलीला मैदान उसके बाद वाले, जिसमें आप, विभव और बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग एक गाड़ी में होते हैं। आप मान सकते हैं विभव किसी को मार सकते हैं, अरविंद केजरीवाल किसी की पिटाई के लिए कह सकते हैं? देखो विवाह को पता नहीं बोला गया है नहीं बोला गया, लेकिन मैं एक बात बताऊं दीपक भाई। क्योंकि वो घटना कैसे घटी, क्योंकि आप स्वाति मालीवाल को आप समझे तो स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद क्यों है? वो इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल की दया के कारण वो राज्यसभा सांसद है। आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है। ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि भाई और किसी कारण से वो हो सकती है। तो अरविंद को जब वो राज्यसभा किसी और को देनी थी, तो उसको स्वाति मालीवाल को ये बोला गया कि आप रिजाइन कर दीजिए। जो मेरे अपने सोर्स बताते हैं, मेरी जो जानकारी बताती है, जो मेरे अपने लोग मुझे जानकारी देते हैं उसके माध्यम से। उसके बाद जब उन्होंने देने से रिजाइन देने से मना किया, तो हो सकता है अरविंद को गुस्सा आया होगा। स्वाभाविक है, मैं आपको बताया थोड़ी देर पहले, गुस्सा आता है उसको। उसी गुस्से में क्या हुआ नहीं हुआ, उसको कितना मारा गया नहीं पीटा गया, स्वाभाविक है। क्योंकि आपको जो आपकी दया पे आदमी जिंदा है और आप वही बात मानने से मना कर दे, जिसने जिसको सब कुछ आपने दिया है, तो स्वाभाविक है आपको गुस्सा आया। और आपका तो क्योंकि स्वभाव गुस्से वाला है, तो स्वाभाविक है आपने पिटाई की होगी। कोई ऐसी लेडी महिला कोई अपने आप को अपमानित करने के लिए तो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती है, क्योंकि महिलाएं को सम्मान अपना सबसे प्रिय होता है। और उसने पब्लिक डोमेन में आके चीजें की, शिकायत की, तमाम चीजें रही आज तक। वो पूरे चुनाव में गली गली घूम घूम के उसने विरोध प्रदर्शन किया है, बातें रखी हैं। तो वो स्वाभाविक है उनके अंदर हुआ होगा ऐसा कुछ। एक आखिरी सवाल विनोद भाई, फिर एक बार फिर गपशप करेंगे जी जब भाई। सरकार बन जाए। आखिरी सवाल ये है कि बाकी सब तो मैंने समझ लिया,
कि भाई पैसा चाहिए था पार्टी चलाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने और प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री पद से एक बड़ी पार्टी बनाने के लिए, ये उनकी महत्वाकांक्षा थी। शायद कोई आंदोलन 2.0 की भी वो शुरुआत करते किसी नए मुद्दे पर। हालांकि आज अभी की तारीख में तो उसकी संभावना मुझे कम नजर आती है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि अच्छा, बंगला ले ली, गाड़ी ले ली, सब कुछ ले लिया आपने, Z+ की सिक्योरिटी ले ली, पंजाब से ले ली, दूसरे राज्य से, लेकिन ये शीश महल क्यों बनवाया? आप चाहते तो उसको, मतलब आप अब जो बातें सीएजी की रिपोर्ट में कही गई हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में सार्वजनिक है, 6-6 7-7 करोड़ के पर्दे, उसके हिसाब से 24 लाख का टीवी का कंसोल। मतलब ये तो कोई भी मानेगा कि ये तो जब ये चीजें बाहर निकलेंगी तो राजनीतिक सुसाइड होगा। देखो दीपक भाई, ये सब चीजें बताती है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ साथ आपके अंदर एक लग्जरी लाइफ जीने की चाह भी है। क्योंकि आप वही आदमी इस तरह के लग्जरी चीजों का यूज कर सकता है जिसके अंदर चाह होती है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी खराबी क्या है? दो चीजें हैं। एक तो खराबी ये है कि आपने पब्लिक डोमेन में हमेशा ये कहा कि मैं छोटे मकान में रहूंगा, मुझे बड़ा मकान नहीं चाहिए, तो लोगों में एक इमेज आई कि ये आदमी बहुत जेंटल है, इसको जनता के पैसे को अपने स्वार्थ के लिए यूज नहीं करना है। दूसरा एक बड़ा विषय ये है कि आपने बनाया कब उसको? जब पूरे देश में कोविड से पूरी दुनिया और दिल्ली सब जगह तराई तराई हो रही थी, उस समय आपका इसी स्मेल बन रहा था। लोगों में गुस्सा ज्यादा इसी बात का है। और मुझे लगता है कि हो सकता है देश में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर के हाउस इससे बेहतर हो सकता है और लोगों के मकान बहुत बेहतर हो, लेकिन उन पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि किसी आदमी ने भी इस बात को कभी नहीं कहा है कि मैं बड़े मकान में नहीं रहूंगा, छोटे मकान में रहूंगा, हाँ, नहीं रहूंगा। उसने विषय नहीं बनाया उन बातों पर। उसको जो मिला या जो चाहा उसने किया। लेकिन उसने करनी कथनी में उसका फर्क नहीं हुआ। आपकी करनी और कथनी में फर्क हो गया। आपने कहा कुछ है, किया कुछ है। जब करनी कथनी में फर्क आएगा तो स्वाभाविक ऐसे ही रिएक्शन आता है। वही तो रिएक्शन है जिसकी वजह से ये हसर हुआ। अगर आप लोगों के साथ में काम कर रहे हो तो ऐसा हसर नहीं होता। नहीं होता बिल्कुल। ठीक बात कही आपने। अब आप अरविंद केजरीवाल को कहाँ देख रहे हैं? देखो मेरे ख्याल से तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी मुझे ज्यादा भविष्य दिखता नहीं है। क्योंकि जितने चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं, जितनी इंक्वायरियां उनके खिलाफ चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने बोला कर्म के आधार पे आदमी का भविष्य तय होता है। तो कर्म के आधार पे भविष्य आप समझ सकते हैं कहाँ है। जो अच्छा कर्म करेगा तो वो अच्छी जगह रहेगा। जो करप्शन और भ्रष्टाचार और जुल्म करेगा तो वो कहाँ जाएगा? जेल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने बात की, पुराने दिन याद आ गए। ठीक है बड़ा दीपक अच्छा भाई। लगा आपसे बात करके, संपर्क में रहूंगा। वैसे आपके मैसेजेस मुझे लगातार मिलते रहते हैं, आपका पुराना नंबर मेरे पास अभी तक सेव है, मेरा नंबर आपके पास है, तो किस दिन बैठेंगे, अच्छी गपशप करेंगे। आज चूंकि मौका था, दस्तूर भी है कि ठीक है क्या भाई। क्या परिवर्तन हुए आम आदमी पार्टी में, उसको पकड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।